खोदने की, उखाड़ने की, खत्म करने की। तो उसके बाद, इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन औरंगजेब के बाद किसकी बारी आएगी? हो सकता है शाहजहां की बारी आए, क्योंकि शाहजहां के ऊपर भी तो एलिगेशन लगे हैं कि उसने भी तो मंदिर गिराए थे। तो फिर ये भी हो सकता है कि हुड़दंगी ये भी डिमांड करे कि ताजमहल को भी गिरा दो, ताजमहल का भी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए हमारे देश में, इसको भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि औरंगजेब की कब्र हमने खोद दी है, हम बर्बाद कर देंगे, वैसे ताजमहल को भी हम ध्वस्त करना चाहेंगे। डिस्टोपियन लगता होगा, लेकिन हमने कभी सोचा था क्या कुछ साल पहले, जब हमने बोला था कि भव्य राम मंदिर हम बना देते हैं और उसके बाद हम देश की प्रगति के बाद उनका अस्तित्व मिटाने के लिए, उनके कब्र को खोदने के लिए वहां विशाल कितनी ज्यादा कमजोर थे। अब इससे पहले कि आप मेरे ऊपर एफआईआर फाइल करो कि मराठास को मैंने कमजोर बोल दिया, मराठास और मराठा साम्राज्य वो साम्राज्य था जिसने मुगल सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी थी और उनका सूर्य उदय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अंग्रेज तो उसके बाद आए थे और अपनी गंदी राजनीति और अपने हाईटेक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेकर बाद में आए थे। लेकिन जो मुगलों का खात्मा किया था, जो मुगलों की बैंड बजाई थी, वो थे मराठा। अब एक बात बताइए कि औरंगजेब तो स्विच ऑफ हो गए थे 1707 में, मेरे ख्याल से 1707 में जब औरंगजेब स्विच ऑफ हो गए थे, और तब से लेकर 1818 तक, एंग्लो मराठा वॉर्स तक, जहां अंग्रेजों ने फिर एंग्लो मराठा वॉर जीता, तो करीबन रफली आप मान लीजिए 100 साल थे मराठा साम्राज्य के पास औरंगजेब का नाम और निशान मिटाने के लिए, उनका अस्तित्व मिटाने के लिए, उनके कब्र को खोदने के लिए, वहां विशाल मंदिर बनाने के लिए। लेकिन मराठा साम्राज्य ने ऐसा नहीं किया। सवाल है क्यों? आज की अगर हम पॉलिटिक्स देखें और हमारे जो बड़े बड़े शेर पॉलिटिशियंस हैं, जो हैं तो चूहे, भौंकते काफी ज्यादा हैं, तो उनकी माने तो मराठास ये काम नहीं कर पाए, या मराठा सच्ची में शेर थे और शेर कभी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ा करते हैं। शायद आज के चूहों पॉलिटिशियंस जो सत्य डील नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में नहीं देख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जनता और देश को वो भड़का रहे हैं कि 300 साल पहले क्या हुआ था। आप मुझे खुद बता दीजिए, आप जिस साइड में भी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, फॉफॉ के प्रेमी हो या रोगॉ के प्रेमी हो, कौन सा ऐसा डेवलप्ड देश है या डेवलपिंग देश है जहां 300 साल पुराने कब्र को लेकर नेशनल न्यूज होता है, 300 साल पुराने कब्र को लेकर दंगे फसाद होते हैं? आप मुझे बता दीजिए, शायद मैं गलत हूं। जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि मैं कितना बड़ा गधा हूं, गलत हूं, मेरी इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा गलत है। ये जो इंसिडेंट हुआ कानपुर के गांव वाले, जो छावा देखने के बाद वहां के असीरगढ़ किले के पास पहुंच जाते हैं टॉर्च लेकर खजाना ढूंढने के लिए, क्योंकि फिल्म में ऐसे खजाने की बात की गई है। अंत में पुलिस को आकर वहां से लोगों को भगाना पड़ा। या फिर ये देखिए, होनहार नौजवान 136 मिनट के पिक्चर में 40 मिनट संभाजी महाराज के साथ हुई बर्बरता को देख अपने आप को इमोशनली संभाल नहीं पाए। छावा लोगों को इतनी पसंद आई है कि फैंस फिल्म के पोस्टर के ऊपर दूध डालते हुए नजर आए। एक्टर विकी कौशल ने खुद इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन नौजवानों का तो ऐसे प्रभावित होना स्वाभाविक है। बड़े बुजुर्ग, आपने सोचा होगा, थोड़ा सा और मैच्योर होंगे, थोड़ा संयम रखेंगे। लेकिन ये क्या, समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आजमी को महाराष्ट्र असेंबली से पूरे सेशन के लिए बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि आजमी साहब औरंगजेब का बचाव करते हुए नजर आए। वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। भारतवर्ष की सरहद जो थी बर्मा अफगानिस्तान तक थी, देश सोने की चिड़िया उनके जमाने में था। उधर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि छावा एक हिस्टोरिकल इंजस्टिस को सही करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मूवी का गुणगान करते हुए नजर आए। छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज सतारा एमपी उदयन राजे भोसले का यह भी कहना है कि औरंगजेब की कब्र की क्या जरूरत है, जेसीबी मशीन बुलाओ, कब्र को हटाओ। पिछले 2 हफ्तों से देश भर में यही अब ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। न्यूज चैनल्स पर पैनलिस्ट एक दूसरे को नोच खा रहे हैं, इस बात पर झड़प रहे हैं कि 300 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया और उसका बदला कैसे लिया जाए। उन्होंने शिवाजी पर सवाल खड़े करे हैं, मैं उनकी किताब को कर रहे हैं।
भारत शायद दुनिया में उन चुनिंदा देशों में से होगा जहां 300 साल पहले हुए गलतियों का हिसाब आज मांगा जा रहा है। पॉलिटिकल मुद्दा आज बन रहा है। हमारे देश के सामने कई संकटें खड़ी हुई हैं, लेकिन यह मुद्दा तब भी सबसे ज्यादा ज्वलंत है। शायद 2023 की केरला स्टोरी के बाद पहली बार बॉलीवुड मूवी ने देश को इस तरीके से उत्तेजित किया है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? 25 दिनों के अंदर अंदर विकी कौशल की यह ब्लॉकबस्टर रणबीर कपूर की एनिमल को भी ओवरटेक करने वाली है। 500 करोड़ डोमेस्टिक कलेक्शन, यह मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में अपना नाम दर्ज करने वाली है। लेकिन क्या यह सब पॉसिबल होता औरंगजेब के बगैर? छावा का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। पूरा देश आज समझ पा रहा है, उसे पता चल रहा है कि संभाजी महाराज कितने बड़े योद्धा ने फिर से अपना हेट फॉर्मूला बखूबी से इस्तेमाल किया है। गुड हिंदू वर्सेस बैड मुस्लिम, अस वर्सेस देम का खेल खेल के बाइनरी बनाकर कुछ कड़वे सच छुपाकर छावा को सुपरहिट बना दिया गया। छावा ने उस हेट फॉर्मूला को फिर से कामयाब कर दिया है जो पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में फ्लॉप कर रहा था। देशभक्त के आज के एपिसोड में पिक्चर का रिव्यू नहीं करेंगे, ऑडियंस का रिव्यू करेंगे। यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह पिक्चर, अब यह सत्य का मार्ग, यह पिक्चर ही बन जाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि पिक्चर ही हिस्ट्री लेसन है, तो क्या छावा को कुछ कड़वे सच छुपाने का अधिकार था? क्या औरंगजेब हिंदू धर्म का नाश करने निकला था, या फिर वो आज के राजनेता के तरह सिर्फ धर्म को एज अ टूल किट इस्तेमाल कर रहे थे? उनका उद्देश्य क्या था? पॉलिटिकल पावर या रिलीजियस सुपर डोमिनेशन? और फाइनली, जहां इतने धर्म और नेशनलिज्म की मूवीज आजकल फ्लॉप कर रही हैं, वहां छावा इतना बड़ा हिट कैसे बनता है? यह अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। 2012 में एक फोकस कहीं और ही है। छावा का सक्सेस के पीछे भी यही फॉर्मूला है। मुगल औरंगजेब के कट्टरपन और कमीनेपन को एक्सपोज करना, जनता की आंखें खोलना, औरंगजेब के बर्बरता को दिखाना, एकदम डिटेल में उसको डिपिक्ट करना। अब औरंगजेब कोई दूध से धुला हुआ इंसान तो था नहीं। जो इंसान अपने भाई का कत्ल करके, वो भी छल से, वो जो गद्दी पर आता है, उसके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड तो था नहीं। लेकिन अगर आपने एंशिएंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि भाई हो, पिता हो, यहां तक कि वंशजों का कत्ल कर दिया जाता था गद्दी छीनने के लिए, अपनी पावर की ऐंठ बैठाने के लिए। हिंदुओं ने किया है, मुसलमानों ने किया है, राजा टाइप लोग ऐसा काम करते थे। तो सवाल यहां यह आता है कि औरंगजेब ने इस्लाम के लिए हिंदुओं पर बर्बरता की थी, या फिर सत्ता और शक्ति प्रदर्शन के लिए उसने यह बर्बरता की थी? बर्बरता की थी, इस पर कोई डिबेट नहीं है। जहां औरंगजेब का कट्टरपन एक फैक्ट है, वहां यह भी फैक्ट है कि वो पावर में आया था राजपूत सपोर्ट के साथ। चलो आप मान लिया, यहां राजपूतों पर उसने दबाव कर दिया था। लेकिन यह भी फैक्ट है कि मुगल हिस्ट्री में, एंटायर मुगल हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा अगर हिंदू मनसबदार थे किसी बादशाह के कोर्ट में, 33% हिंदू मनसबदार, तो वो औरंगजेब के कोर्ट में थे। अब इसकी कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन राजनीति के नजरिए से यह अच्छी स्ट्रैटेजी थी राजपूत का सपोर्ट बेस बरकरार रखने के लिए। इस बात की भी कोई जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन औरंगजेब ने अपने दीवान और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस के गवर्नर्स हिंदू चुने। लेकिन इसके साथ साथ यह भी एक फैक्ट है कि अपना कट्टर रूप दिखाते हुए औरंगजेब ने जिजिया टैक्स वापस लाया वो। लेकिन यहां भी ब्राह्मण्स, राजपूत, विमेन, एल्डरली, उसको एग्जेम्पशन भी दिया। इसका यह मतलब नहीं है, कहीं से भी नहीं है, कि औरंगजेब बहुत उदारवादी थे। बस इतना कि धर्म का भरपूर इस्तेमाल किया गया था राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसा कि आज के राजनीति में भी होता है, अगर छावा को देखकर लोग हिस्ट्री को अगर थोड़ा सा और पढ़े तो बिल्कुल अच्छी बात है, यह तो मूवी एकदम डबल सक्सेसफुल हो जाए। वो खुद शिया मुसलमानों के पीछे लगा पड़ा रहता था, और ये हिस्ट्री डिफाइन करती है और डिटेल में चार्ट करके दिखाया गया है कि कैसे महदवीज, दाऊदी बोहराज, सूफीज, सबको बख्शा नहीं गया था, सबके पीछे पड़ा गया था। अब इसमें एक और फैक्टर भी है, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कि ये जो सारे नॉन ट्रेडिशनल, नॉन सुन्नीस थे, ये बिजनेस अच्छा कर रहे थे, पैसा अच्छा कमा रहे थे। तो जो राजा का कोर्ट है और राजा के कोर्टियर्स थे, वो इन लोगों को अपनी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की वकालत की और फिर उन्हें विधानसभा से आज निलंबित कर दिया गया। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जाने माने देश के हिस्टोरियन राम पुनियानी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, औरंगजेब को लेकर हर पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहा है। एक पक्ष का कहना है कि वो एक क्रूर शासक था जो हिंदुओं के खिलाफ था, जो हिंदुओं के मंदिरों को लगातार जहां गया वहां तोड़ता गया। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, वो सत्य की लड़ाई थी, वो किसी जिहाद या इस्लाम की लड़ाई नहीं थी। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, अगर हम इतिहास की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो हमको थोड़ा विस्तार में देखना पड़ेगा कि औरंगज़ेब जो सत्ता में आया
तो उसके बाद उसने अपने राज्य का विस्तार करना चालू किया। जो उसको विरासत में मिला था, दक्षिण भारत उसके बाहर था, तो उसने इसके लिए विस्तार किया। पहले अब जो उसके बारे में काफ़ी कुछ बदनामी की गई, उसके पहले मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ कि आज के इतिहास में इतिहास के राजाओं का, आज की राजनीति में इतिहास के राजाओं का बहुत उपयोग होता है कि हिंदू राजा महान थे, मुसलमान राजा खराब थे। और ये जो चित्रण आया है, ये अंग्रेज़ इतिहासकारों ने जो नींव रखी थी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, यानी इतिहास का सांप्रदायिक लेखन। उसका आधार क्या होता है कि राजा के कार्य को उसके धर्म से जोड़ना, जबकि जो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है वो ऐसा कहती है कि राजा जो काम करता है वो सत्ता और संपत्ति के लिए करता है, एक। दूसरा, हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करता है। इसमें हमारी साइकोलॉजी क्या हो गई है, हमारी मनोविज्ञान ये हो गया है कि अगर हिंदू राजा अपने राज्य का विस्तार करे तो हम उसको बहुत महान मानते हैं, मुसलमान राजा विस्तार करे तो हम उसको बहुत ख़राब मानते हैं। ये एक बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। अब औरंगज़ेब ने जो पहली एक एक करके हम बात लेते हैं कि उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े और मंदिरों को तोड़ता रहा, तो मैं आपको बता दूं कि जो रिलायबल स्रोत हैं, रिचर्ड ईटन और ड्रेटरश के, ये सब बताती हैं कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा 15 मंदिर तोड़े होंगे। और मंदिर को तोड़ने का कारण भी विशेष था। कई मंदिरों में उनके विद्रोही छुपे होते थे, कई मंदिर उनके विद्रोहियों से मिल जाते थे, और ये कारण था जिसके कारण उसने कुछ मंदिरों को तोड़ा। एक आपको उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब है फेदर्स एंड स्टोन। उसमें डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि काशी का जो मंदिर तोड़ा गया था क्योंकि वहाँ कुछ अनैतिक काम चल रहे थे। अब ये डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं, जो आज़ादी के आंदोलन के बड़े लीडर भी थे। अब ऐसे और कारण होंगे जिसके कारण करीब 12 से 15 मंदिर उसने तोड़े होंगे। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। पर सवाल ये उठता है कि क्या जब उसने ये मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़ना ही उसका काम है, तो उसने बाकी मंदिरों को दान क्यों दिया? डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की एक किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर भी बने आज़ादी के बाद। और उन्होंने क्या किया, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भेजकर उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास औरंगज़ेब द्वारा जो दिए गए आदेश फरमान थे उनको जमा किया। तो उसमें से ऐसा है कि करीब 100 मंदिरों को उन्होंने दान दिया। अब ये आश्चर्य की बात है। अगर आप कह रहे हैं 15 मंदिरों को तोड़ा और 100 मंदिरों को दान दिया। अब वही मैं बता रहा था कि 100 मंदिरों में मुझे 3 मंदिरों का याद रहता है। एक तो जो आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, और वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये 3 मुझे याद है। बाकी भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। कहीं उसने जागीर दिया, कहीं उसने आभूषण दिया, कहीं उसने मंदिर के रख रखाव के लिए, खर्चे के लिए जागीरें दी। तो ये बात कि भाई ये हिंदू विरोधी था, वो दूसरा उसका मैं बताता हूँ। जो आपने बात कही कि आप कह रहे हैं कि वो क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? देश का संविधान, देश के इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खतरे में हैं। क्या देश का हिंदू खतरे में है? देश के हिंदू नौजवानों को बेरोजगारी की वजह से वो खतरे में आ चुके हैं। क्या मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? संविधान के तहत बन सकता है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब मेरी तो ख्वाब है कि कोई एक मुस्लिम महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने। ख्वाब है, लेकिन होता हुआ दिखता है आपको? नहीं, ख्वाब पूरे होंगे ना। आपको तो पहले ख्वाब देखना चाहिए। मानक साहब ने भी ख्वाब देखा होगा, कुछ बड़ा बनूंगा तो बने ना। ओके, देश का क्या कोई चीफ मिनिस्टर मुस्लिम हो सकता है? बहुत अरसे से हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। बन सकता है मगर कोई बनाना नहीं चाह रहे, इसलिए कि टिकट ही नहीं देते इलेक्शन लड़ने के लिए।